साथियों नमस्कार। आज हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं इस पे एक चर्चा करेंगे। जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उनसे नया यौगिक बनता है और उस यौगिक का रासायनिक सूत्र हमें लिखना होता है। और ये रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं इसकी कुछ आसान टिप्स हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमें पहले आवश्यक चीज़ें नोट कर लेना है क्या क्या होना चाहिए। जो सबसे पहले आवश्यक होता है तत्वों की संकेत, कौन कौन से तत्व उस रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं उनके संकेत हमें पता होना चाहिए और उनकी संयोजकता हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिकों की, यानी जो वैद्युत संयोजक यौगिक हैं उनके नाम कैसे लिखते हैं। इसका एक थंब रूल है, इसमें धनायन पहले लिखा जाता है और ऋणायन बाद में लिखा जाता है। धनायन कौन बनाता है आपको पता है, धनायन मोस्टली मेटल्स बनाते हैं, धनायन धातुएं बनाती हैं। वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश उन पर आ जाता है, इसलिए वो धनायन बनाती हैं। और अधातुएं मोस्टली ऋणायन बनाती हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उनमें होती है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ऋणावेश उन पर आ जाता है तो वो ऋणायन बनाते हैं। सबसे आसान और सबसे आपका परिचित उदाहरण है, सभी कक्षाओं में आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन उस पर धनावेश आ जाता है, एक धनावेश। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस पर एक ऋणावेश आ जाता है। तो हमें जब भी केमिकल फॉर्मूला बनाना है तब हम क्या लिखेंगे, Na संकेत इसका लिख लेंगे और इसका संकेत लिख लेंगे, इस पर इसका आवेश की संख्या लिख देंगे, यानी संख्या भी लिख सकते हैं आप, धन ऋण भी लिख सकते। तो इनकी संख्या को अपन क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी सोडियम की जो संख्या है आवेश की संख्या वो क्लोरीन के राइट साइड में लिखेंगे और क्लोरीन के आवेश की संख्या सोडियम के राइट साइड में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों में एक एक है इसलिए एक एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, एक नहीं लिखा है तब भी ये एक माना जाता है, इसलिए इसका सूत्र हो जाता है NaCl। अब हम दूसरा लें, यहाँ देखिए कैल्शियम क्लोराइड का बात करें तो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 धनावेश प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और क्लोरीन केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ऐसे में इसका सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए धनावेश कितने हैं 2, ऋणावेश कितना है 1। तो धनावेश की संख्या यहाँ लिखेंगे क्लोरीन के राइट साइड में सफिक्स के रूप में लिखेंगे 2 और ऋणावेश की संख्या कैल्शियम के सफिक्स में लिखेंगे 1। यहाँ पे देखिए जो सबस्क्रिप्ट बना रहे हैं आप, कैल्शियम पे 1 है और क्लोरीन पे 2 हैं, क्योंकि 1 लिखी नहीं जाती इसलिए हम इसको लिखेंगे CaCl2, यहाँ पे 1 मानी जाती है। अब हम इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने एल्युमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम आपको पता है उस पर कितने धनावेश होते हैं, 3 धनावेश होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहाँ पे धनावेश की संख्या कितनी हो गई 3 और क्लोरीन पर ऋणावेश की संख्या होती है 1। हम क्लोरीन के जो ऋणावेशों की संख्या है वो सबस्क्रिप्ट के रूप में एल्युमिनियम के नीचे लिखते हैं और एल्युमिनियम के धनावेशों की संख्या सबस्क्रिप्ट के रूप में क्लोरीन के नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा Al, क्योंकि 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है और क्लोरीन के नीचे 3 लिखना है आपको, तो AlCl3। इसको एक और बात से समझेंगे हम। आपको पता है जब ये यौगिक बन जाता है तो ये कैसा रहता है, उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होने के लिए क्या जरूरी है, उस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों की संख्या समान होना चाहिए। जब तक धनावेश और ऋणावेश की संख्या समान नहीं होती है तब तक वो न्यूट्रल नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह भी हम देख सकते हैं, जब हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें दोनों में सोडियम पे धनावेश 1 था और क्लोरीन पर ऋणावेश 1 था, इसलिए 1 से 1 इसको संतुलित कर देता है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड में हमने देखा था तो कैल्शियम में 2 धनावेश थे, क्लोरीन में 1 धनावेश था। तो इसके 2 धनावेश को संतुलित करने के लिए इसके 2 ऋणावेश होना जरूरी है, इसलिए इसको यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन होना चाहिए। इस तरह से इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1 कैल्शियम और 2 क्लोराइड, तो ये हो जाएगा CaCl2। इसी तरह से आप एल्युमिनियम में देख सकते हैं, एल्युमिनियम में कितने धनायन यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन आप पता है आपको 3 धनायन होते इस पे।
तो उसके 3 धनावेश को संतुलित करने के लिए क्लोराइड के कितने आयन चाहिए आपको? 3 आयन चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? AlCl3 होना चाहिए। आप इस तरह से भी इनको डिस्कस कर सकते हैं। अब और आयन देखिए, और अलग कुछ आयन इस तरह भी बनते हैं जो अम्लों से प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि जब अम्लों से प्राप्त आयन होते हैं उसके नाम में हम 8 और 8 लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए 8 कहाँ लगाते हैं? जब अम्ल अधिक संयोजकता वाला होता है, यानी एक अम्ल होता है, तब हम उसके आयन में हम 8 लगाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसमें सल्फर की संयोजकता ज़्यादा है, तो इससे जो आयन हमें प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलेगा तो सल्फेट। और यदि सल्फ्यूरस अम्ल से हमने आयन लिया H2SO3, तो ये जो बनेगा वो बनेगा सल्फाइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे 8 लगाना है, कहाँ पे 8 लगाना है। आप नाइट्रिक अम्ल से यदि NO3 लेते हैं, HNO3 से NO3 लेते हैं, तो जो नाइट्रिक अम्ल है यानी एक लगा है, यानी जो NO3 बनेगा आपका वो क्या होगा? नाइट्रेट। और यदि आपने नाइट्रस अम्ल से लिया है HNO2 से, तो जो NO2 माइनस बनेगा ये क्या रहेगा? नाइट्राइट। इस तरह से आप अम्ल के नाम से ही उसके आयन का नाम लिखेंगे और वही नाम उसमें चलेगा। यदि आप सीधे अधातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा के आयन बना रहे हैं, यानी ये आपने जैसे क्लोरीन से क्लोराइड बना तो इसमें आइड लगता है, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बना तो चूंकि इसमें क्या लगा? आइड। आयोडीन में से बना तो आयोडाइड, सल्फर से बना तो सल्फाइड, और ऑक्सीजन से बना तो ऑक्साइड। नाइट्रोजन से बनेगा तो क्या बनेगा? नाइट्राइड। इस तरह से जब भी सीधे अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं होती है, तो जो आयन बनता है वो उसमें आइड लगता है। और यदि किसी ऑक्सी अम्ल का आयन आपने लिया हुआ है, यानी इसमें अधातु और ऑक्सीजन दोनों साथ में है, तो यदि वो एक अम्ल है तो आयन में 8 लगेगा, और अस अम्ल है तो आयन में 8 लगेगा। तो इस तरह से इनके नाम आप लिख सकते हैं। तो नामों के भी कुछ नियम हैं। नाम लिखने के लिए हमें धनायन का नाम पहले लिखना है और ऋणायन का नाम बाद में लिखना है। धनायन में मोस्टली जो धातुओं का नाम में ही शामिल होता है ईयम शामिल होता है, जबकि ऋणायन में जब हम नाम लिखते हैं तो इसके लिए हम नियम आपको बता चुके हैं। यदि वो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना हुआ है तो उसमें आइड लगाते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, डाइट्राइड। और यदि ऑक्सी अम्ल का आयन है तो 8 और आइड लगाते हैं, सल्फेट और सल्फाइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो और हम 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे। इनके नाम देखिए, हम यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है तो नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम और क्लोराइड है तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। यदि आपको पता नहीं है कौन धनावेश ऋणावेश है और नाम आपको कहीं से मिल गया सुनने को, तो आप जिसमें ईएम लगा है आँख मीच के उस पर धनावेश रखिए, जिसमें आइड लगा है उसमें आँख मीच के ऋणावेश रख दीजिए। किसी एक का पता है तो आप संतुलित करके गिनती भी निकाल सकते हैं इनकी। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र पढ़ लिया AlCl3, तो इसमें आपको 2 संकेत मिल सकते हैं। एक तो आपको पता है जो बाईं ओर लिखा है वो हमेशा धनावेशित होता है,
जो दाईं ओर लिखा है वो हमेशा ऋणावेश होता है। और यदि आपको क्लोरीन का पता है कि इसमें एक ऋणावेश होता है, तो 1 क्लोरीन पे एक ऋणावेश, तो 3 क्लोरीन पे 3 ऋणावेश होंगे। इसको संतुलित करने के एल्यूमिनियम पे 3 धनावेश होंगे। तो इस तरह से आप इनके आवेशों की संख्या और संयोजकता भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने अभी आपको ये नहीं बताया, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपने कहीं देखने को मिल गया आपको, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सल्फेट की संयोजकता कितनी है। मान लीजिए आपको मिल गया एल्युमिनियम सल्फेट, ये फॉर्मूला कहीं लिखा मिल गया, और आपको एल्युमिनियम का पता था कि एल्युमिनियम में कितनी संयोजकता होती है, धन 3। अब एल्युमिनियम में धन 3 संयोजकता होती है और इसके आपको पता है 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी कुल धनावेश कितने हो गए, 2 × 3 = 6। जब 6 धनावेश हो गए तो इसमें भी 6 ऋणावेश होना चाहिए। तो इसमें 3 परमाणु माने 3 आयन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 × 2। तो इस पर आवेश क्या होना चाहिए, ऋण 2। इस तरह से हम, यदि हमें सूत्र पता है और कोई किसी एक आयन की संयोजकता आपको पता है, तो आप दूसरे आयन की संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और ऐसे आयन भी होते हैं जो धातुओं से ना बन करके 2 धातुओं से मिलकर बन जाते हैं, जैसे अमोनियम NH4। इस पर धनावेश होता है 1। यदि इसका सल्फेट बनाएंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे हमने लिखा अमोनियम, यहाँ लिख दिया सल्फेट। सल्फेट पर ऋण 2 आवेश होता है, इस पर धन 1 आवेश है, तो निश्चित है इसको यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब चूंकि जब एक से अधिक संकेत जुड़े हुए हैं, जब एक से अधिक तत्व वाला होता है कोई भी आयन, तो हम उसको कोष्टक में लिखते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, NH4 जैसा हमने यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, एल्युमिनियम का सल्फेट जब लिखते हैं तो SO4 को कोष्टक में लिखते हैं, Al2SO4 इस तरह से हम इनके नाम और सूत्र लिख सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे यौगिकों का आप अभ्यास कीजिए, और जहाँ भी स्मृति में आपको कोई एक फॉर्मूला आ जाता है, तो उससे हम यदि एक आयन की संयोजकता आपको पता है तो दूसरे की भी निकाल सकते हैं। और यदि आप आवर्त सारणी से भी देखना चाहें तो संयोजकता वहाँ से भी हम अंदाज लगा सकते हैं, और वो मोस्टली सही रहता है। देखिए जैसे कुछ आपको रूल्स दिमाग में रखना है। जो हैलोजन परिवार होता है, यानी जो उत्कृष्ट धातुओं के जस्ट पहले का परिवार है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की जो संयोजकता होती है वो ऋण 1 होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जो आवर्त सारणी का सबसे पहला आवर्त है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी ये 4 धातुएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इन सब पर धन 1 का आवेश होता है। मोस्टली यौगिकों में इसमें धनावेश रहता है। जो दूसरी लाइन है, यानी दूसरा समूह है क्षारीय मृदा धातुओं का, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये जो दूसरा है क्षार धातु, जो क्षारीय मृदा धातुओं का परिवार है, इनमें सब पे धन 2 आवेश होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे इस तरफ से आओ आप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो इन पर ऋण 2 आवेश होता है मोस्टली। यहाँ पे कुछ अपवाद भी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सावधानी रखना पड़ेगी।
तीसरी उसमें आएंगे आप, यानी जो 13वां समूह है एल्युमिनियम वाला, उसमें 3, वहाँ पे अब ज़्यादा पक्का नहीं कह सकते किसमें कितनी संयोजकता रहेगी। और चूंकि जो संक्रमण धातुएं हैं उनमें संयोजकता बदलती रहती है, इसलिए उनकी जो संयोजकता रखने के लिए हमें आपको सावधानी रखना पड़ेगी। उसके लिए हम किसी परिचित सूत्र की सहायता से हम उनकी संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें आयरन की, यदि हमें आयरन का कोई फॉर्मूला याद है, मान लो हमें फेरिक क्लोराइड पता है, तो यहाँ पे आप चूंकि क्लोरीन का तो आप पता है आपको कि वो राइट साइड में हेलोजन परिवार में है, इसमें ऋण 1 आवेश है, तो यहाँ पर ऋण 1 है, तो ऋण 1 वाले 3 आवेश लगे हैं, तो यहाँ पे होगा कितना, कुल हो गया ऋण 3, तो इस पर कुल कितना होना चाहिए, धन 3। यदि आपको फेरस सल्फेट में निकालना है तो आपको सल्फेट का यदि पता है, सल्फेट में ऋण 2 होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा। देखिए इसकी संयोजकता बदलती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेकिन इनके नाम में अंतर आता है। यदि फेरिक लिखा है तो ज़्यादा संयोजकता होगी, और फेरस लिखा है तो कम होगी संयोजकता। यहाँ फेरस सल्फेट है, धन 2 है, और फेरिक सल्फेट है तो धन 3 है। वही इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम तत्वों के सूत्र से उनकी संयोजकता और उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। वो एक परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये पता लगा सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि संकेत, सूत्र और समीकरण रसायन की भाषा है।